चीज़ों पर फोकस होता है। पहला होता है कि क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा हो रहा है, ये जानने की उत्सुकता होती है। और दूसरा होता है इनकम टैक्स। चलिए अब इनकम टैक्स को देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स में क्या है कि इनकम टैक्स में जो स्लैब होता है उसको ना दो तरह से कैटेगराइज किया गया। पहली बार 2020-21 में किया गया, और वो क्या होता है कि एक आता है ओल्ड टैक्स सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम जो है उसको रेगुलर टैक्स रिजीम कहा जाता है। और रेगुलर टैक्स रिजीम उसका जो टैक्स का स्लैब है, इनकम का स्लैब है, जिसमें कितना टैक्स लगेगा, उसमें 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। फिर जो वर्तमान में चल रहा है ये क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम, ये न्यू टैक्स सिस्टम है। और न्यू टैक्स सिस्टम में जो स्लैब है, इस बार क्या होगा कि स्लैब की संख्या को बढ़ाया गया है। उसमें क्या है कि 0 से 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सरकार कहती है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, जबकि हम यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर 3 लाख से भी ऊपर होता है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे नहीं लगेगी, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है। तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है 87A के तहत। 87A के तहत जो टैक्स रिबेट दे रही है वो 25,000 रुपया है। तो 25,000 रुपया अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग आपका इनकम अगर 7 लाख रुपया हो रहा है तो आपका इनकम टैक्स बनेगा 25,000 रुपया। इसका मतलब है कि सरकार सीधे सीधे बोल रही है जो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देगा। वो स्पष्ट है कि 87A के टैक्स रिबेट के कारण 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आता है जो सैलरीड होते, वेतनभोगी होते, उनको कितना तक भी टैक्स नहीं लगेगा। इसको समझने के लिए ये देख लीजिए, जो सैलरीड है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या होता है कि जो वेतनभोगी होते हैं उसको 52,500, लगभग 50,000 से कुछ ऊपर का टैक्स रिबेट मिलता है। यानी जो वेतनभोगी सैलरीड है उसका इनकम अगर 7.5 लाख रुपया है तो उससे कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ क्लियर हो गया कि 7 लाख रुपया तक किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि टैक्स रिबेट के कारण। जबकि 7.5 लाख रुपया तक किसी भी वेतनभोगी को टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलता है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें कई ऐसे भी धाराएं, जो एक्ट्स है उसमें क्या प्रोविजन है और कैसे इससे इनकम टैक्स में से छूट प्राप्त हो सकती है। तो इसमें 80C के तहत अगर आप FD, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस या फिर सेविंग स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। 80CCD के तहत अगर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। उसी तरह 80D के तहत अगर 60 वर्ष से कम उम्र है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें छूट मिलेगी। और 60 वर्ष से अधिक उम्र है और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो छूट मिलेगी। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो ले रहे हैं वो किसका? स्वयं, अपने परिवार के सदस्य और आश्रितों का। फिर आगे बढ़ते हैं 80E। 80E में क्या कहता है कि हायर एजुकेशन का अगर लोन है तो उसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। फिर 80EE कहती है होम लोन में जो EMI है, EMI के ब्याज पर छूट मिलेगी। फिर 80G कहता है कि हाउस रेंट जो है, अगर हाउस रेंट 60,000 रुपये तक है, यानी 5,000 रुपया पर मंथ तक अगर है तो इसमें भी छूट मिलेगी। और 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों का जो स्पेशल FD होता है उसके तहत भी इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इनकम टैक्स, इस सिस्टम को समझेंगे हम लोग। अब इनकम टैक्स की जब भी बात हो रही है तभी आप गौर करेंगे कि कहा जा रहा है कि क्या ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, न्यू टैक्स सिस्टम फिर क्या आ गया, ये ओल्ड और न्यू टैक्स सिस्टम क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हम लोग का इनकम टैक्स का जो सिस्टम चल रहा है इसमें क्या है कि ये 2020-21 से, यहाँ लिख देते हैं, 2020-21 से क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको ना 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया, जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उसको कहा गया कि रेगुलर टैक्स रिजीम। इसको बोला गया रेगुलर टैक्स रिजीम। रेगुलर टैक्स रिजीम ये हो गया। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ओल्ड टैक्स सिस्टम। अब क्या है? न्यू ओल्ड टैक्स सिस्टम। अब न्यू क्या है? तो ये वो रेगुलर टैक्स रिजीम जो है उसी को ओल्ड टैक्स सिस्टम कहा जाता है। और जो न्यू टैक्स सिस्टम है, चलिए इसको न्यू टैक्स रिजीम कहा जाता है। चलिए अभी दोनों में देख लेंगे हम लोग। इसी को क्या बोला जाता है? न्यू। इसको भी लिख लेते हैं न्यू टैक्स सिस्टम। अब इसको इतना सहजता से समझना है कि कोई भी समझ सके कि ये इनकम टैक्स क्या है, कितना में मुझे इनकम टैक्स देना होगा, नहीं देना होगा। इन सारी बातों को हम ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या देखना है? इसमें हम लोगों को देख लेना है कि जो टैक्स सिस्टम है तो न्यू टैक्स रिजीम या रेगुलर टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम, तो इसमें है क्या? तो इसमें देखना है इसका स्लैब
इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, स्लैब, कि न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब क्या है। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के जो स्लैब है उसको समझ लीजिए, इसके बाद न्यू। अब जो ओल्ड टैक्स रिजीम का जो स्लैब है वो क्या था, वो था 0 से लेकर 2.5 लाख। इसमें क्या था, टैक्स क्या था, बिल्कुल ही नहीं था। 0 से लेकर 2.5 लाख में क्या था, टैक्स बिल्कुल ही नहीं था। अब हम लोग आगे देखते थे 2.5 से 5 के बीच, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो टैक्स था वो कितना था, 5%। अब फिर देख लेते हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच जो टैक्स लगना होता था वो था 20%। और 10 लाख से ऊपर जो था उसमें टैक्स क्या था, 10 लाख से ऊपर अगर हो गया तो इसमें टैक्स हो गया 30%। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो रेगुलर टैक्स यानी ओल्ड टैक्स सिस्टम था वो। अब इस बजट में जो न्यू टैक्स सिस्टम में जो स्लैब में चेंज किया गया, उसके कारण कहा जा रहा है कि 7.5 लाख रुपये तक, अगर सैलरीड अकाउंट है तो 7.5 लाख रुपये तक, और अगर सैलरीड अकाउंट नहीं है तो 7 लाख रुपये तक में टैक्स नहीं लगेगा। उसको भी हम समझा देंगे बेहद ही आसान शब्दों में, कोई भी समझ सके ऐसे शब्दों में। चलिए, इसमें न्यू टैक्स में क्या है कि इसमें जो टैक्स स्लैब आया, अब इसका भी स्लैब देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें 0 से 3 चलिए स्लैब पहले इसको देख लेते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि 0 से 3 लाख तक अगर है उसमें जो टैक्स है वो क्या हो गया, बिल्कुल नहीं। फिर 3 से 6 लाख इसमें है 5%। सरकार बोल रही है कि 7 लाख तक अगर है आपका इनकम तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो फिर 3 से 6 लाख के बीच में ही तो 5% टैक्स आ रहा है, तो फिर 7 लाख वाले को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ेगा। ये स्वाभाविक सवाल है जो सबों के ध्यान में ये आ रहा है कि 3 से 6 के बीच 5% की बात है तो फिर इसमें टैक्स क्यों नहीं देना पड़ेगा। मैं अभी उसको तुरंत समझा दूंगा, पहले स्लैब लिख लेता हूँ। पहले स्लैब को देख लीजिए। इसके बाद है 6 से 9 लाख के लिए, 6 से 9 लाख के लिए हो गया 10%। फिर 9 लाख से 12 लाख के लिए 15%। 15%, 12 लाख से, और 12 लाख से 15 लाख के लिए, 12 लाख से 15 लाख अगर है तो 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर है तो 30%। 15 लाख से अगर ऊपर चला गया इनकम तो कितना लगेगा, 30%। अब देखिए क्या है कि जो पुराना, जो पहले से चला आ रहा टैक्स सिस्टम था उसमें क्या था कि 0 से 2.5 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स लगता था, 5 लाख से 10% के बीच 20% टैक्स लगता था, और 10 लाख से अधिक में 30% टैक्स लगता था। अब क्या हो गया देखिए, अब स्लैब चेंज हो गया। अब स्लैब में 0 से 3 लाख में कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख में 5% टैक्स, 6 से 9 लाख में 10% टैक्स, 9 से 12 लाख में 15% टैक्स, 12 से 15 लाख में 20% टैक्स, और 15 लाख से अगर ऊपर है तो 30% टैक्स। यहाँ जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ सवाल तो यही आता ना कि सरकार बोल रही है कि 7 लाख तक में टैक्स नहीं लगेगा। अब 7 लाख तक में टैक्स नहीं लगेगी तो आखिर कैसे, जबकि तो 3 से 6 लाख के बीच ही 5% है। तो सरकार ये जान लीजिए कि ये जो टैक्स स्लैब है ये इनकम टैक्स में जो राशि जिस स्लैब के अंदर आ रहा है और उसमें जितना टैक्स लगना चाहिए उसको गवर्नमेंट कैटेगराइज की। अब इनकम टैक्स के ओर से क्या होता है कि इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें कुछ प्रोविज़न है। आज उस प्रोविज़न को इतनी आसानी से समझ लीजिए कि जनरली क्या होता है ना कि टैक्स बचाने के नाम में कोई भी एजेंट आपको तरह तरह का सलाह देता है। सीए सलाह देते हैं जो बड़े फर्म हैं उनको। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको पहले से अगर जानकारी होना तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो इसमें भी रिबेट मिल सकता है, मुझे इसमें भी रिबेट मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है उसको आज बेहद ही आसानी से एकदम सरल शब्दों में समझने का कोशिश कीजिए। जैसा मैंने कहा कि सरकार कह रही है कि 7 लाख रुपये तक में आपको टैक्स देना नहीं होगा, लेकिन छूट तो 3 लाख तक में है। सवाल उठता है कि अगर 3 लाख तक अगर आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 3 से 6 लाख वाले में क्या है, सरकार बोल रही है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है टैक्स स्लैब कि 3 से 6 लाख के बीच 5% लगना चाहिए। तो ये क्यों नहीं लगेगा, चलिए इसको जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो टैक्स में आपको छूट मिलता है ना, तो 2 तरह से, उसमें 2 तरह से क्या है कि सीधे सीधे गवर्नमेंट आपको छूट देती है, और दूसरा है कि इनकम टैक्स के कुछ एक्ट हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या
उस एक्ट के आधार पे अगर आपका खर्च होता है तो आपको उसमें टैक्स में छूट मिलती है। चलिए, तो यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट सीधे सीधे भी आपको टैक्स में छूट दे रही है। कब कितना तक छूट दे रही है, यहीं आके उस सवाल का जवाब मिलता है कि 7 लाख तक आपको टैक्स कैसे नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए, आप एक इनकम टैक्स जो है, तो इनकम टैक्स का एक्ट, आयकर अधिनियम की धारा, इनकम टैक्स का एक्ट, आयकर अधिनियम की धाराएं, चलिए सबको देख लेंगे। पहले हम लोग को क्या देख लेना, हम लोग को देख लेना है कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो टैक्स में छूट दे रही है वो किसके तहत दे रही है। तो देखिए, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है ना, गौर कीजिए इसको, 87A। देखिए ये क्या है कि मैंने कहा कि टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है कि सीधे सीधे आपको रिबेट देती है। इस रिबेट को क्या बोला जाता है, टैक्स रिबेट। कौन दे रही है, तो गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट जो आपको टैक्स रिबेट दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे रही है कहाँ तक, देखिए 0 से 3 लाख में तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है, लेकिन 3 से 6 लाख के बीच में अगर है तो 3 से 6 लाख के बीच में 5% लगना चाहिए। तो देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स रिबेट दे रही है ना, तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे रही है लगभग 25,000 रुपये का। समझ लीजिए इसको, 25,000 गवर्नमेंट क्या दे रही है, गवर्नमेंट आपको 87A के तहत टैक्स रिबेट दे रही है 25,000 रुपये का। तो अगर 25,000 को देखा जाए कि 25,000 तक टैक्स कहाँ लग सकता है, तो 25,000 तक का जो टैक्स लगेगा वो लगता है 7 लाख। 25,000 का जब अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका इनकम जब 7 लाख होगा, जब इनकम आपका 7 लाख होगा ना, इसको गौर कीजिए, तो आपका टैक्स लगभग 25,000 होगा। इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया तक है तो गवर्नमेंट जो टैक्स रिबेट दे रही है 87A के तहत 25,000 रुपया, वो आपका अगर 7 लाख रुपया इनकम हो रहा है तो 25,000 का आपको छूट मिल रही है। 25,000 जो टैक्स बन रहा है, इसका मतलब आपका इनकम 7 लाख है, तो 7 लाख तक जो इनकम है उसमें गवर्नमेंट 87A के तहत टैक्स रिबेट दे रही है 25,000। यहाँ टैक्स रिबेट क्या होता है कि सरकार सीधे सीधे आपको टैक्स में छूट दे रही है कि आपका इनकम अगर 7 लाख है और आपका इनकम 7 लाख होने के कारण आपका जो इनकम टैक्स है वो लगभग 25,000 बनता है, वो 87A के तहत गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब आप समझ गए आसानी से कि 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब कोई कन्फ्यूजन अगर है तो फिर से एक बार सुन लीजिए। इसमें क्या है कि आपको 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं देना है, सही है, लेकिन 3 से 6 लाख में 5% टैक्स देना है। अब देखिए क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम टैक्स रिबेट देंगे 87A के तहत 25,000 रुपया। तो अगर 25,000 रुपया गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे रही है तो उसका आय होना चाहिए 7 लाख रुपया। इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि 7 लाख रुपये तक अगर आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स रिबेट को भी उसमें जोड़ रही है। टैक्स रिबेट सीधे सीधे 87A के तहत मिलती है, जो कि गवर्नमेंट अपने ओर से भरपाई करती है, और ये जो छूट है वो गवर्नमेंट अपने ओर से भरपाई करते हुए ये इनकम टैक्स पेयर्स को ये राहत देती है कि आपका अगर इनकम 7 लाख रुपया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि 7 लाख तक जो टैक्स में छूट है वो कैसे है। यहाँ समझ, यहाँ किसी तरह का कोई डाउट इफ बट नहीं रह गया है। लेकिन इसमें एक बात और है कि देखिए क्या है कि जो वेतन भोगी होते हैं, सैलरीड, जिनको वेतन मिलता है, सैलरीड जो हो गया उनके साथ क्या है कंडीशन, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सैलरीड जो वेतन भोगी है ना, उसको क्या है कि गवर्नमेंट एक आउट टैक्स रिबेट देती है। यहाँ क्या होगा, 87A में जो टैक्स रिबेट मिल रहा है ये सबको मिल रहा है। जिसका इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा, इसका मतलब उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो वेतनभोगी है उसको एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है। एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है, जिसको जो वेतनभोगी है, सैलरीड अकाउंट जिनका है, उनका क्या है कि उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको कहा जाता है, चलिए देख लीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है,
सैलरीड अकाउंट वाले के साथ क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से ऊपर, अभी वर्तमान में ये 52,500 रुपये का है। ठीक है, ये क्या मिल रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इसको और आसानी से समझिए, ये जो सैलरीड है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 52,500 का। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का इनकम, जो सैलरीड है उसका इनकम अगर 7.5 लाख है तो भी उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। समझ में आ गई बात? अगर कोई सैलरीड है जिनका वेतन 7.5 लाख रुपये तक भी है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर इनकम 7 लाख तक है तो टैक्स रिबेट 87A के तहत किसी को भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, फॉर जनरल, फॉर ऑल। लेकिन जो सैलरीड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 जो है, ये देखो 50,000 मानकर चलिए, तो 52,500 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके कारण क्या है कि अगर कोई सैलरीड अकाउंट होल्डर है और उसका इनकम 7,50,000, 7.5 लाख, अगर 7.5 लाख आय भी है तो क्या उसको टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब यह है कि न्यू टैक्स स्लैब सिस्टम को अब समझ लीजिए बिल्कुल ही आसानी से कि अगर फॉर जनरल, फॉर ऑल 7 लाख तक इनकम है तो नो इनकम टैक्स। अगर आप सैलरीड अकाउंट होल्डर हैं तो आपका 7.5 लाख तक नो इनकम टैक्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट इन द सेंस ये कि टैक्स बचाने के नाम में आपसे जो इन्वेस्ट करवाने के लिए आते हैं वो बहुत तरह की सलाह देते हैं, क्या वो सही है नहीं है। तो क्यों ना आप खुद ये जान ले कि जो टैक्स बचाने के जो तरीके या उपाय सुझाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, उसको जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। तो जानने के लिए क्या है कि चलिए फिर मैं वहीं लौट कर आता हूँ कि जो इनकम टैक्स का एक्ट है, आयकर अधिनियम की धाराएं हैं, उसमें 80C तो आपने जरूर सुना होगा। 80C निश्चित रूप से, लेकिन चलिए अभी कुछ और का जिक्र होगा जिसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। इसमें क्या है, देखिए 80C क्या कहता है। 80C कहता है कि आप अगर 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन किस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। किस में? सबसे पहले देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में। फिर इसके बाद आपका अगर सेविंग का कोई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स है उसमें, और टर्म इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस और एक हो गया ये फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, और एक हो गया आपका कि लॉन्ग टर्म का जो सेविंग स्कीम्स है। चलिए यही लिख देते हैं, सेविंग स्कीम्स, किस लॉन्ग टर्म वाला जो है। आप अपना, आपका आय है, अपने बचाने के तरीके को खुद जान ले पहले, इसके बाद दूसरे पे भरोसा करें। 80C के तहत अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं, या फिर सेविंग स्कीम्स जो लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें आपको कम से कम 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा? 80C के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा। यहाँ गौर कीजिए, 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट कब मिल रहा है? जब आप 1.5 लाख या उससे अधिक का इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80C। अब देखिए दूसरा आता है, 80C तो सुने हैं, 87A और 80C हर किसी को पता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा गौर से समझिए और फिर टैक्स बचाने के तरीकों पर विचार कीजिए, लोगों से बात कीजिए, तब समझ में आएगी। अब जो अगला हम बात कर रहे हैं वो है 80CCD। 80CCD, ये 80CCD है। ये इसके तहत आपको क्या इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, इसका आधार क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में NPS में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, ये क्या हो गया? नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। किसके तहत? 80CCD के तहत। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको पैसा डालने पर 80CCD के तहत मिलेगी। अब आते हैं, चलिए 80D। अब 80D क्या है? तो 80D में क्या है कि 80D में इसका इसको समझना होगा 2 पार्ट में बांटकर।
अगर आयु 60 वर्ष से कम है, 60 वर्ष से कम, और यहां 60 वर्ष से अधिक। अब 80D क्या कहता है? देखिए 80D को गौर कीजिए। 80D में है कि अगर स्वयं माने अपना या फिर अपने परिवार के सदस्यों का या फिर अपने आश्रितों का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, 80D में क्या है कि 60 वर्ष से कम उम्र में आप अपना, अपने परिवार के सदस्य या आश्रितों का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र में अपना, अपने परिवार के आश्रितों का, परिवार के सदस्य और आश्रितों का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपको 80D के तहत छूट मिलेगी। यहाँ 60 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक मैं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि 60 वर्ष से कम में जो है कम छूट प्राप्त होता है, और 60 वर्ष से अधिक में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में ये कर रहे हैं तो अधिक छूट प्राप्त होती है। ये किसके लिए हो गया? हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश पर छूट, निवेश पर छूट। समझ में आ गया 80D क्या है? तो 80D में बस वही है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं आप अपना, अपने परिवार के सदस्य या आश्रितों का, तो आपको छूट मिलेगी। अब चलिए आगे चौथा देख लेते हैं, 80E। 87A और 80C से आगे बढ़िए, बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको टैक्स बचाने के तरीके बता रहे हैं, और ये तरीके क्या है? ये इनकम टैक्स के ही अधिनियम है। ये इनकम टैक्स के जो अलग अलग धाराएं हैं उसी पे ये प्रोविज़न रखा गया है। अब 80 हम लोग बात कर रहे हैं 80 की, तो 80 में क्या है कि अगर हायर एजुकेशन, आप उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन पर अगर लोन है, हायर एजुकेशन लोन अगर लिए हुए हैं तो इसमें भी टैक्स रिबेट मिलेगा। किसमें? 80E के तहत। अब एक और देखिए 80EE। अब 80EE क्या कहता है? 80EE कहता है कि अगर आप होम लोन लिए हैं, 50 लाख तक की जो संपत्ति है उस पर अगर आप होम लोन लिए, 50 लाख तक के घर में अगर आप होम लोन लिए हुए हैं, तो होम लोन पर जो ब्याज होगा ना, ब्याज के EMI पर छूट मिलेगा। होम लोन के जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज, उसके EMI पर छूट मिलता है। होम लोन के जो EMI के जो ब्याज है, होम लोन के जो EMI है उसके ब्याज पर, के ब्याज पर छूट, इसका प्रोविजन किस में है? तो 80EE। 80EE क्या? होम लोन के जो ब्याज है उसके, होम लोन के जो EMI होंगे उसके ब्याज पर छूट मिलेगी। अब 80G क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। अब 80G क्या कहता है कि जो हाउस रेंट होता है, तो हाउस रेंट अगर 5,000 रुपया पर मंथ, यानी मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का हाउस रेंट, अगर हाउस रेंट कितना तक? अप टू 60,000, 60,000 तक का जो हाउस रेंट है उस पर छूट मिलेगी। किसके तहत? तो 80G के तहत। 80G के तहत कहाँ छूट मिल रही है? तो 60,000 तक का जो हाउस रेंट होगा, यानी 5,000 रुपया महीना हो रहा है, उस पर छूट मिलेगी। और अंत में जो हम लोग देख लेते हैं वो है 80TTB। चलिए 80TTB क्या कहता है कि जो सीनियर सिटीजन का जो स्पेशल FD वगैरह होता है ना, लॉन्ग टर्म का, उसके लिए, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का जो FD है ना, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD, जो स्पेशल FD वरिष्ठ नागरिकों को फोकस करके बनाया जाता है, अगर उस पर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसमें किसमें छूट मिलेगी? 80TTB पर। तो इसमें क्या हो गया कि चलिए इसको क्विकली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या जाना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो इनकम टैक्स है, तो मैंने कहा था कि जब भी बजट आती है तो बजट में जो दो ही चीज़ों पर फोकस होता है।
पहला होता है कि क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा हो रहा है, ये जानने की उत्सुकता होती है। और दूसरा होता है इनकम टैक्स। चलिए अब इनकम टैक्स को देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स में क्या है कि इनकम टैक्स में जो स्लैब होता है उसको ना दो तरह से कैटेगराइज किया गया। पहली बार 2020-21 में किया गया, और वो क्या होता है कि एक आता है ओल्ड टैक्स सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम जो है उसको रेगुलर टैक्स रिजीम कहा जाता है। और रेगुलर टैक्स रिजीम उसका जो टैक्स का स्लैब है, इनकम का स्लैब है, जिसमें कितना टैक्स लगेगा, उसमें 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। फिर जो वर्तमान में चल रहा है ये क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम, ये न्यू टैक्स सिस्टम है। और न्यू टैक्स सिस्टम में जो स्लैब है, इस बार क्या होगा कि स्लैब की संख्या को बढ़ाया गया है। उसमें क्या है कि 0 से 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सरकार कहती है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, जबकि हम यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर 3 लाख से भी ऊपर होता है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे नहीं लगेगी, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है। तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है 87A के तहत। 87A के तहत जो टैक्स रिबेट दे रही है वो 25,000 रुपया है। तो 25,000 रुपया अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग आपका इनकम अगर 7 लाख रुपया हो रहा है तो आपका इनकम टैक्स बनेगा 25,000 रुपया। इसका मतलब है कि सरकार सीधे सीधे बोल रही है जो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देगा। वो स्पष्ट है कि 87A के टैक्स रिबेट के कारण 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आता है जो सैलरीड होते, वेतनभोगी होते, उनको कितना तक भी टैक्स नहीं लगेगा। इसको समझने के लिए ये देख लीजिए, जो सैलरीड है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या होता है कि जो वेतनभोगी होते हैं उसको 52,500, लगभग 50,000 से कुछ ऊपर का टैक्स रिबेट मिलता है। यानी जो वेतनभोगी सैलरीड है उसका इनकम अगर 7.5 लाख रुपया है तो उससे कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ क्लियर हो गया कि 7 लाख रुपया तक किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि टैक्स रिबेट के कारण, जबकि 7.5 लाख रुपया तक किसी भी वेतनभोगी को टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलता है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें कई ऐसे भी धाराएं, जो एक्ट्स है उसमें क्या प्रोविजन है और कैसे इससे इनकम टैक्स में से छूट प्राप्त हो सकती है। तो इसमें 80C के तहत अगर आप FD, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस या फिर सेविंग स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। 80CCD के तहत अगर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। उसी तरह 80D के तहत अगर 60 वर्ष से कम उम्र है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें छूट मिलेगी। और 60 वर्ष से अधिक उम्र है और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो छूट मिलेगी। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो ले रहे हैं वो किसका? स्वयं, अपने परिवार के सदस्य और आश्रितों का। फिर आगे बढ़ते हैं 80E। 80E में क्या कहता है कि हायर एजुकेशन का अगर लोन है तो उसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। फिर 80EE कहती है होम लोन में जो EMI है, EMI के ब्याज पर छूट मिलेगी। फिर 80G कहता है कि हाउस रेंट जो है, अगर हाउस रेंट 60,000 रुपये तक है, यानी 5,000 रुपया पर मंथ तक अगर है तो इसमें भी छूट मिलेगी। और 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों का जो स्पेशल FD होता है उसके तहत भी इनकम टैक्स से छूट मिलती है। ये एक्चुअली क्या है कि इनकम टैक्स को समझने का एक डिफरेंट अप्रोच है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबों को ये निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बनाता रहूँगा।